सभी एस्पिरेंट्स को मेरा हेलो। और आज डेट है 13 अप्रैल 2026। आज का जो हमारा सिंथेसिस सेशन है उसको हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएस फ्रेमवर्क एनालिसिस के तौर पर डिज़ाइन किया है। राइट जिसमें हम स्पेसिफिकली जीएस पेपर 1 जो हमारा फाउंडेशंस है उसको कवर करेंगे, फिर जीएस पेपर 2 यानी सिस्टम्स, और फाइनली जीएस पेपर 3 यानी एप्लीकेशंस। तो एक सिविल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे। एग्जैक्टली और चूंकि आज 13 अप्रैल है तो जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के एक बहुत ही भारी और इम्पोर्टेंट विषय से शुरुआत करते हैं। 107th एनिवर्सरी ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर। देखिए, मैं इसको ऐसे सोच रही थी, लाइक रॉलेट एक्ट जो था ना, वो एक ऑप्रेसिव प्रेशर कुकर की तरह था, और उसमें जो लीडर्स का अरेस्ट हुआ वो उसकी सीटी थी, एक स्पार्क था। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इस एक घटना ने पूरे आजादी के संघर्ष का रुख परमानेंटली बदल दिया था? अगर हम फैक्ट्स पर ध्यान दें तो इसका आंसर बिल्कुल हाँ है। इसका प्रीकर्सर देखिए, अर्ली 1919 में द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट आता है, जिसे आमतौर पर रॉलेट एक्ट कहते हैं, जिसमें बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकते थे, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। इट अलाउज इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल अप टू 2 years। और इसके आते ही रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो जाता है। फिर आता है वो स्पार्क जिसका आपने जिक्र किया। अप्रैल 1919 में अमृतसर में 2 प्रोमिनेंट प्रो इंडिपेंडेंस लीडर्स का अरेस्ट होता है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। बिल्कुल। इनके अरेस्ट के बाद माहौल गर्म होता है। और फिर आता है दी इवेंट, अप्रैल 13, 1919। बैसाखी फेस्टिवल की गैदरिंग थी जलियांवाला बाग में, और जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचकर जो एकमात्र एग्जिट था उसे ब्लॉक कर देता है। माय गॉड! और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर है। वही ना, बिना वार्निंग के 1600 राउंड्स फायर किए गए। उस ग्राउंड में लगभग 1000 लोगों की मौत हुई। हालांकि ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड्स ने डेड काउंट सिर्फ 379 बताया था। एकदम हार्ट रेंचिंग है ये। और इसका आफ्टरमैथ भी तो उतना ही ब्रूटल था। हाँ, उस ब्रूटल इवेंट के बाद जनरल डायर इम्पोजेज क्रॉलिंग ऑर्डर्स, मतलब लोगों को रेंग कर चलने पर मजबूर किया गया। बाद में इस पूरी घटना के लिए हंटर कमीशन अपॉइंटेड हुआ, पर बैकलैश इतना मैसिव था कि रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंसेस हिज नाइटहुड। ओह राइट, और महात्मा गांधी ने भी अपना काइजर हिंद मेडल रिटर्न कर दिया था। एग्जैक्टली, यही वो ट्रिगरिंग पॉइंट था which sparks the non-cooperation movement. आजादी के इस स्ट्रगल ने ही तो हमें हमारी पहचान दी है, और उस आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा आर्ट एंड कल्चर है। टोटली। और इस आर्ट एंड कल्चर में ट्राइबल हेरिटेज सबसे प्योर फॉर्म में है, जैसे लांजिया सोरा कम्युनिटी और उनकी आर्ट। हाँ, द लांजिया सोरा प्रिजर्विंग विजुअल हेरिटेज। देखिए, उनके जो डिजिटल म्यूरल्स है ना, मैं उन्हें देख रही थी और मुझे लगा ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये एक तरह से स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने का एक विजुअल व्हाट्सएप है। That is a very accurate analogy. ये लांजिया सोरा एक पीवीटीजी है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इनके रूट्स कितनी डीप है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनका मेंशन रामायण में शबरी के रूप में और महाभारत में भी मिलता है। वेट, रियली? रामायणा और महाभारत अब दोनों में? हाँ। और अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ये मेनली ओडिशा के रायागढ़ा और गजापति के फॉरेस्टेड हिल्स में रहते हैं। और इनका जो आर्ट फॉर्म है डिजिटल, ये वॉल म्यूरल्स होते हैं जो रेड ओखरा और राइस पेस्ट से बनाए जाते हैं। और इसका मेन पर्पस स्पिरिट वर्ल्ड से बात करना है, राइट? बिल्कुल। और इनके कल्चरल फिजिकल मार्कर्स भी बहुत डिस्टिंक्टिव हैं। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए ये लोग डिस्टिंक्टिव थिक सर्कुलर मेटल इयररिंग्स पहनते हैं और बॉडी पर इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक टैटूज बनवाते हैं। ओके। और इनकी इकोनॉमी किस चीज पर बेस्ड है? आई अज्यूम एग्रीकल्चर? बेसिकली पोडो चासा, यानी इनका लोकल शिफ्टिंग कल्टीवेशन का तरीका, और इसके साथ साथ फॉरेस्ट फॉरेजिंग पर इनका सर्वाइवल डिपेंड करता है। गॉट इट। अब कल्चर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल्चर सिर्फ लोकल लेवल पे प्रिजर्व नहीं होता ना, ये ग्लोबल लेवल पर हमारी सॉफ्ट पावर भी बनता है। और आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं द लेजेंडरी आशा भोसले को, उनकी टाइमलाइन 1933 से 2026 तक। हाँ, कल्चरल सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल। पर एक सवाल है मेरे माइंड में, सॉफ्ट पावर तो समझ आता है कि देश की इमेज बनती है, लेकिन क्या सच में
एक सिंगर की आवाज मॉडर्न सिनेमाज एवोल्यूशन ऑफ फीमेल एक्सप्रेशन को ड्राइव कर सकती है, ये थोड़ा ओवरस्टेटमेंट नहीं लगता? सुनने में लग सकता है, पर जब आप उनकी वर्सेटैलिटी देखेंगे ना तो समझ आएगा। आशा भोसले वॉज बॉर्न ऑन September 8, 1933 इन सांगली, महाराष्ट्र। वो दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है और उनका रेपर्टोयर देखिए, इट इज अनमैच्ड वर्सेटैलिटी। हाँ, मतलब उन्होंने हर जॉनर गाया है। एग्जैक्टली। क्लासिकल, पॉप, कैबरे, गजल्स, फोक, उन्होंने 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ओवर 12,000 सॉन्ग्स गाए हैं। उनका पहला गाना 1943 में एक मराठी सिनेमा के लिए रिकॉर्ड हुआ था। उनकी आवाज ने हीरोइन के कैरेक्टर को स्क्रीन पर अलग-अलग शेड्स दिए, राइट? वाह। जो पहले पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल। और इस इम्पैक्ट को ग्लोबली और नेशनली रिकॉग्नाइज भी किया गया। नेशनल ऑनर्स की बात करें तो उन्हें 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला और 2008 में पद्म विभूषण, साथ ही इंटरनेशनल ग्रैमी रिकॉग्निशन भी मिला। वाओ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शी हैज बीन अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इंडियाज कल्चरल सॉफ्ट पावर एंड मॉडर्न सिनेमाज एवोल्यूशन ऑफ फीमेल एक्सप्रेशन। लेकिन एक तरफ ये सॉफ्ट पावर होती है जहां म्यूजिक से बॉर्डर्स क्रॉस होते हैं, और दूसरी तरफ सिस्टम्स की बात करें, जीएस पेपर 2, तो हार्ड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी आती है जहां बॉर्डर्स पर मैसिव डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश का इशू। वही ना, एक तरफ कल्चर की फ्लूइडिटी और दूसरी तरफ बॉर्डर्स की रिजिडिटी, और अरुणाचल प्रदेश की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वर्सेस कोएसिव डिप्लोमेसी। देखिए, चाइना लगातार प्लेसेस के नाम बदल रहा है, तो आम एस्पिरेंट के मन में सवाल आता है कि क्या सिर्फ अपनी तरफ से नक्शों पर किसी इलाके का नाम बदल देने से ग्लोबल डिप्लोमेसी में सच में कोई फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल का नहीं होता, फर्क नैरेटिव का होता है। पहले लोकेशंस क्लियर कर लेते हैं। हम यहाँ मैकमोहन लाइन 1914 की बात कर रहे हैं, साथ ही तावांग, नामदाफा नेशनल पार्क, लोहित रिवर बेसिन, ईटा फोर्ट और भीष्मक नगर। एग्जैक्टली। लेकिन द डिस्प्यूट इज, चाइना इन रीजन्स का नाम बदलकर जंगनान रख रहा है, जिसे वो साउथ तिब्बत कहता है। वो कंप्लीटली 1914 की मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट करते हैं और इसे इल्लीगल कॉलोनियल इंपोजिशन बताते हैं। और इस पर इंडिया का स्टैंड तो हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहा है। बिल्कुल। इंडिया टोटली रिजेक्ट्स रीनेमिंग। हम इसे मिस्चिवस, बेसलेस नैरेटिव्स मानते हैं, और डिप्लोमेसी के टर्म्स में इसे चाइना की टैक्टिक ऑफ कोअर्सिव डिप्लोमेसी कहा जाता है, जहां वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करते हैं। राइट। और अरुणाचल प्रदेश तो फुली इंटीग्रेटेड स्टेट है, उसका स्टेटहुड एवोल्यूशन ही इसका प्रूफ है। आई मीन 1972 तक इसे नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। हाँ, और फिर क्या हुआ? फिर 1972 में ही ये यूनियन टेरिटरी बना, और फाइनली February 20, 1987 को इसने फुल स्टेटहुड अचीव किया। एग्जैक्टली। तो चाइना के क्लेम्स बिल्कुल बेसलेस हैं। अब अगर बॉर्डर्स की बाउंड्री लाइंस की बात हो ही रही है, तो एक और लाइन की बात करते हैं जो हमारे जुडिशरी के अंदर है। द श्रीहरन वैक्यूम इन डेथ पेनल्टी जूरिस्प्रूडेंस। ये बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। हाँ, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। मैं इसको ऐसे देखती हूँ, ये तो वैसा ही हो गया कि किसी जज के पास एक मुजरिम खड़ा है और जज के पास या तो 14 साल की सजा देने का ऑप्शन है या फिर सीधा फांसी पर लटकाने का। बीच का रास्ता, यानी वो इंटरमीडिएट ऑप्शन ही गायब है। क्या ये ट्रायल कोर्ट्स के लिए एक बड़ी दुविधा नहीं है? ये एक मैसिव डिलेमा है, और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन है। सबसे पहले आता है बच्चन सिंह केस 1980 में। उसने रूल किया कि डेथ पेनल्टी रिस्ट्रिक्टेड टू रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होनी चाहिए। राइट, मतलब हर मर्डर में फांसी नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। फिर 2008 में एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, स्वामी श्रद्धानंदा केस। इसने इंटरमीडिएट सेंटेंसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मतलब फिक्स टर्म लाइफ विदाउट रिमिशन, जिसमें क्रिमिनल 14 साल बाद बाहर नहीं आ सकता, उसे ताउम्र अंदर रहना होगा। जो कि एक परफेक्ट बैलेंस लगता है, फांसी भी नहीं और जल्दी छुटने का चांस भी नहीं। पर फिर आता है वी श्रीहरन केस 2015 में। यहां कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रूल कर दिया कि ट्रायल कोर्ट्स कैनॉट अवॉर्ड दिस इंटरमीडिएट फिक्स टर्म लाइफ, सिर्फ हायर कोर्ट्स ही दे सकती हैं। ओह, तो यहां से द श्रीकरण वैक्यूम क्रिएट हुआ। हाँ, ये बेसिकली द गैप बिटवीन द डेथ पेनल्टी एंड 14 इयर्स लाइफ है, जो CRPC 433A के अंडर आती है। और इस वैक्यूम का असर हमने हाल ही में देखा सातंकुलम केस में। द ट्रिगर पॉइंट, वहां क्या हुआ? वहां ट्रायल कोर्ट जज के सामने एक ब्रूटल कस्टोडियल डेथ का केस था। जज ने नेचुरली फाइंड किया कि इस संगीन जुर्म के लिए 14 साल की सजा इनएडिक्वेट है, लेकिन उनके पास वो इंटरमीडिएट पावर थी नहीं श्रीहरन जजमेंट की वजह से, तो उन्हें फोर्स होके डेथ पेनल्टी अवार्ड करनी पड़ी। यू सी,
एक जुरिस्डिक्शनल लूप होल की वजह से जस्टिस का डिलीवरी मैकेनिज्म कितना फोर्स फिट हो गया। और ये जुरिस्डिक्शनल टग ऑफ वॉर सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस में ही नहीं है, जीएस पेपर 2 और 3 के बॉर्डर पर हमारा एनवायरमेंटल गवर्नेंस बीसी क्लैश का शिकार है। बिल्कुल, आप FRA 20,006 और FCA 1980 के क्लैश की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, द जुरिस्डिक्शनल टग ऑफ वॉर। इसमें देखिए, एक तरफ PMAG के अंदर ट्राइबल्स के लिए घर बन रहे हैं जो कि डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन का डर है। ऐसे में एक नेचुरल सवाल उठता है कि इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के बीच आखिर आएगा कौन, कौन जीतेगा ये वॉर? इसको समझने के लिए दोनों एक्ट्स का कोर मैकेनिज्म देखते हैं। पहले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006। इसमें ग्राम सभा इज द प्राइमरी अथॉरिटी। ये एक 3 टियर वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरता है और ट्राइबल्स को हाउसिंग एंड लाइवलीहुड राइट्स ग्रांट करता है। सेंटर का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जब FRA राइट्स मिल गए तो ये FCA अप्रूवल को बायपास कर जाते हैं। लेकिन FCA यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या कहता है? उसका मेन एजेंडा तो फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन है ना? वही तो क्लैश है। FCA 1980 मैंडेट्स स्ट्रिक्ट सेंट्रल अप्रूवल फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। इसका एक ही एम है, टू स्टॉप इकोलॉजिकल फ्रैगमेंटेशन। और इन दोनों का टकराव हमने अभी मध्य प्रदेश के केस में देखा, द केस स्टडी ऑफ MP सहरिया ट्राइब। हाँ, उस केस में सहरिया ट्राइब के लोग फॉरेस्ट लैंड पर अपने PMAG हाउसेज कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आकर कंस्ट्रक्शन हॉल्ट कर दिया और अभी ये पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट इज करंटली रिव्यूइंग। ये एक क्लासिक डायलेमा है, इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस CFR यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स की प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट नहीं किया तो एलीट कैप्चर हो जाएगा और नॉन ट्राइबल एंक्रोचमेंट भी बढ़ जाएगा। तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। अब लोकल गवर्नेंस डेडलॉक से निकलकर आइए ग्लोबल डिप्लोमैटिक डेडलॉक की तरफ चलते हैं। द इस्लामाबाद टॉक्स, US-ईरान डिप्लोमैटिक डेडलॉक। देखिए, ये तो एकदम हाई स्टेक्स पोकर गेम जैसा लग रहा है मुझे। एक के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अल्टीमेट कार्ड है और दूसरे के पास $27 बिलियन और सैंक्शंस का कार्ड। बहुत सही पकड़ा आपने। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1979 के बाद से ये फर्स्ट डायरेक्ट हाई लेवल टॉक्स थी दोनों देशों के बीच। US की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस थे और ईरान की तरफ से मोहम्मद बेगर घालीबाफ, और इन बातचीत का मीडिएटर था पाकिस्तान। 21 घंटे की बातचीत चली, राइट? हाँ, 21 आवर्स, लेकिन नो डील, कोई नतीजा नहीं निकला। क्योंकि US की डिमांड्स बहुत एक्सट्रीम थी ईरान के पर्सपेक्टिव से। US डिमांडेड अ टोटल हॉल्ट टू यूरेनियम एनरिचमेंट, जिसे उन्होंने अपनी न्यूक्लियर रेड लाइन डिक्लेयर किया है, और साथ ही इमीडिएट रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू ग्लोबल शिपिंग। और ईरान की डिमांड्स भी कम नहीं थी। ईरानियन डिमांड्स में सबसे ऊपर था अनफ्रीजिंग ऑफ $27 बिलियन इन एसेट्स जो इराक, लग्जमबर्ग एटसेट्रा में हेल्ड है। उसके अलावा वॉर रेपरेशंस और एक डिप्लोमैटिक डिमांड थी सेसेशन ऑफ इजरायली स्ट्राइक्स इन लेबनान। की टेकअवे यहाँ बहुत क्लियर है, ईरान लेवरेजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो दुनिया के ग्लोबल ऑयल का 1/5 रास्ता है। उस कार्ड को यूज करके वो US इकोनॉमिक सैंक्शंस को काउंटर कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस पोकर गेम का रिजल्ट यह है कि वो सीज फायर रिमेन्स हाईली फ्रैजाइल। अभी कुछ तय नहीं है। ग्लोबल पावर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच हम इंसानों की एक सबसे बड़ी फाइट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चल रही है। हमारा GS पेपर 3 हेल्थ एंड साइंस, कीट्रूडा और इम्यूनोथेरेपी रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन सच में मेडिकल साइंस का गेम चेंजर है। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सिंपल करती हूँ। कैंसर सेल जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरह से स्लीप मोड में डाल देता है, राइट? और कीट्रूडा दवाई आकर उस स्लीप मोड को ब्लॉक कर देती है ताकि हमारे T सेल्स वापस जाकर अटैक कर सकें। हाँ, फंक्शन यही होता है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझते हैं कि कीट्रूडा इफेक्टिवली ब्लॉक्स द PD-1 रिसेप्टर। होता क्या है कि कैंसर सेल के पास एक PD-L1 रिसेप्टर होता है। वो हमारे T सेल के PD-1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हमारा इम्यून रिस्पॉन्स डीएक्टिवेट कर देता है। तो कीट्रूडा आकर उस कनेक्शन को तोड़ता है। एग्जैक्टली। कीट्रूडा, जिसका जेनेरिक नाम पेम्ब्रोलिजिमैब है, वो उन T सेल्स को फ्री कर देता है फ्रॉम डीएक्टिवेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि T सेल्स नेचुरली कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। अगर हम इसको पूरी इम्यूनोथेरेपी मैट्रिक्स में देखें तो क्लियर डिफरेंसेस दिखते हैं। जैसे कीमोथेरेपी, वो एक सिस्टमिक मैकेनिज्म है। वो सिर्फ कैंसर सेल नहीं देखता, वो हेल्दी और कैंसर सेल्स दोनों को मारता है, हालांकि इसकी कॉस्ट लो या मॉडरेट होती है। राइट। और दूसरा एंड है कार T सेल थेरेपी, जैसे नेक्सकार 19। ये एक इंजीनियर्ड मैकेनिज्म है जहां हम पेशेंट के ओन T सेल्स को ऑल्टर करते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसका कॉस्ट वेरी हाई है। और इस मैट्रिक्स में कीट्रूडा कहाँ फिट होता है?
कीट्रूडा एक PD-1 इनहिबिटर है। ये एक टारगेटेड चेकपॉइंट मैकेनिज्म है। ये इम्यून सिस्टम को फ्री करता है, पर इसका सबसे बड़ा इशू पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। इसकी एक वायल की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपीस है। ओह, दैट्स इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव। और इसका पेटेंट 2028 में एक्सपायर होगा। वही तो। इस सीवियर एक्सेस क्राइसिस की वजह से इंडिया में एक डेंजरस काउंटरफीट मार्केट फ्यूल हो रहा है, नकली दवाइयों का बाजार। हालांकि कंपनी मर्क ने एक पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है कॉस्ट ऑफसेट करने के लिए, लेकिन डिमांड इतनी मैसिव है कि वो काफी नहीं है। इंडिया में फिगर्स क्या है? 2022 में अराउंड 14.13 लाख केसेस थे। इतनी डिमांड के आगे एक्सेस प्रोग्राम्स शॉर्ट पड़ जाते हैं। जीएस पेपर 3 का टॉपिक है एलीट वेल्थ प्रिजर्वेशन। मतलब इंडिया के जो ट्रेडिशनल रिच फैमिलीज हैं वो अपना पैसा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाने के बजाय रियल एस्टेट और स्टॉक्स में डाल रहे हैं। इसको समझने के लिए ना ऑसवेल्ड स्पिंगलर की थ्योरियां बहुत रिलेवेंट हो जाती हैं। ओह, वो कल्चरल और सिविलाइजेशन फेज वाली? हाँ, एग्जैक्टली। स्पेंगलर बेसिकली कहते हैं कि सोसाइटी हमेशा 2 फेजेस से गुजरती है। पहला होता है कल्चरल फेज, यहाँ लोग रिस्क लेते हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती है, नए क्रिएशंस होते हैं। राइट। और दूसरा होता है सिविलाइजेशन फेज, जहाँ सोसाइटी प्रिजर्व करने लगती है, फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ जाता है। फोकस नया बनाने पर नहीं होता, बल्कि जो वेल्थ ऑलरेडी है उसको मैनेज करने पर होता है। मैं इसको पीटर टर्चिन की जो एलीट ओवर प्रोडक्शन थ्योरी है उससे जोड़ूं तो पिक्चर और भी क्लियर होती है। टर्चिन का मानना है कि जब सोसाइटी में एलीट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा अलग दिख रहा है। राइट। इंडिया में ये कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस नहीं बल्कि एक एक्सट्रीम रिस्क अवर्जन बन गया है। एलीट्स बेसिकली आपस में लिमिटेड सेफ पोजीशंस के लिए और सेफ रिटर्न्स के लिए compete कर रहे हैं। नए डोमेन्स क्रिएट करने का रिस्क कोई नहीं ले रहा। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ना प्रैक्टिकली बहुत मैसिव है। अगर हम अमेरिका या चाइना का डेटा देखें तो वहाँ की प्राइवेट फर्म्स हेवी R&D फंडिंग करती हैं। कैपिटल वहाँ नेशन बिल्डिंग का काम कर रहा है एक तरह से। एग्जैक्टली। जबकि इंडिया में कैपिटल होल्डर्स नेशन बिल्डर्स के बजाय अब सिर्फ वेल्थ मैनेजर्स बनकर रह गए हैं। और जब रिस्क लेने वाला कैपिटल ड्राई अप हो जाता है तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन तो आना ही है। पर देखा जाए तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। एक तरफ ट्रेडिशनल एलीट का पैसा सेफ हेवेंस में रुका हुआ है और दूसरी तरफ आम जनता का पैसा डिजिटल हाईवे पर इतनी स्पीड से दौड़ रहा है कि जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है सच में। हाँ, मतलब इंडियाज़ पेमेंट रेवोल्यूशन को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि हम रिस्क अवर्स हैं। डिजिटल इकोनॉमी का स्केल वाकई माइंड बॉगलिंग है। पर देखिए, ये यूपीआई आर्किटेक्चर एक दिन में नहीं बना है। राइट, इसका एक पूरा पिरामिड है। बिल्कुल। इसके फाउंडेशन में है JAM ट्रिनिटी, यानी जनधन, आधार और मोबाइल। फिर उसके ऊपर 2004 का RTGS और 2010 का IMPS बिल्ड किया गया। और तब जाके इस सॉलिड बेस के टॉप पर आज हमारा यूपीआई इंटरफेस फंक्शन कर रहा है। और ये पिरामिड अब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इसकी ग्लोबल रीच फ्रांस, UAE, सिंगापुर और मॉरिशस तक फैल चुकी है। अगर हम सिर्फ जनवरी 2026 के स्टैट्स को डीकंस्ट्रक्ट करें, जो कि बहुत मासिल थे। हाँ, लगभग 21.70 बिलियन ट्रांजैक्शंस। इसकी वैल्यू करीब 28.33 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है। वाओ। इंडिया के टोटल रिटेल डिजिटल वॉल्यूम का 81% अकेले UPI हैंडल कर रहा है। और ग्लोबली अगर देखें तो रियल टाइम पेमेंट्स में इंडिया का शेयर 49% है। और इकोसिस्टम का एक्सपेंशन भी तो देखिए। 2021 में जहां सिर्फ 216 बैंक्स थे, इसमें 2026 में बढ़कर 691 बैंक्स हो गए हैं। ये अपने आप में केस स्टडी है। पर अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है तो मतलब पुशबैक क्या है? रिस्क्स कहाँ है? रिस्क सबसे बड़ा स्केल में ही है। जब वॉल्यूम्स बिलियंस में माइक्रोसेकंड्स में प्रोसेस होते हैं तो नेचुरली सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड एक्सपोनेंशियल हो जाता है। सर्वर्स क्रैश होने का डर। हाँ, और उससे भी बड़ा इशू है डीप टेक डिजिटल लिटरेसी गैप। Tier 2 और Tier 3 सिटीज में लोग UPI यूज तो कर रहे हैं, पर उन्हें साइबर सिक्योरिटी की प्रॉपर समझ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। जिसका मतलब साइबर फ्रॉड्स की स्पीड और स्केल भी बढ़ गई है। आई थिंक यही वजह है कि RBI ने इस साल 2026 में मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन मैंडेट्स लागू किए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक ट्रांजैक्शन फ्रिक्शनलेस है तो फ्रॉड को भी फ्रिक्शनलेस होने से रोकना पड़ेगा।
सिक्योरिटी इंश्योर करना ही अभी सबसे बड़ा चैलेंज है। सही बात है। तो डिजिटल स्पेस में हमने एक हाईली एफिशिएंट सिस्टम बना लिया, पर जब हम इस एफिशिएंसी को अपने फिजिकल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर पॉलिसी, तो वहाँ मैसिव इनएफिशिएंसीज दिखती हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा इंपोर्ट संकट है। फर्टिलाइजर सेक्टर का क्राइसिस वाकई बहुत अक्यूट हो चुका है। इंडिया आज अपनी यूरिया रिक्वायरमेंट्स के लिए लगभग 70% इंपोर्ट्स पर निर्भर है। 70%? ये तो बहुत बड़ा रिलायंस है बाहर के देशों पर। और इसका असर देखिए, हाल ही में वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसकी वजह से ग्लोबल यूरिया के दाम सिर्फ 40 दिनों में $482 पर टन से शूट करके सीधा $795 पर टन पर पहुंच गए। वेट, 40 दिन में 65% का स्पाइक? एग्जैक्टली। और इस इंटरनेशनल प्राइस स्पाइक की वजह से डोमेस्टिक लेवल पर एक क्लासिक डोमेस्टिक आर्बिट्राज का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। राइट, क्योंकि सरकार एमआरपी को लगभग $70 पर टन से भी कम रखती है ताकि किसानों को रिलीफ मिले। सही पकड़ा। अब सोचिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट प्राइस $800 के आसपास है और डोमेस्टिक प्राइस $70 से भी कम, तो नेचुरली लोग इस गैप का फायदा उठाएंगे। यानी स्मगलिंग, प्लाईवुड और एक्सप्लोजिव्स इंडस्ट्री में यूरिया का इलीगल डाइवर्जन। पर हमने तो 100% नीम कोटिंग लागू की थी ना इसे रोकने के लिए। हाँ, पर उसके बावजूद लीकेजेस हो रहे। लेकिन डाइवर्जन से भी बड़ा एक और टेक्निकल इशू है, जिसे हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी यानी NUE कहते हैं। ये ट्रेडिशनल दानेदार यूरिया वाला प्रॉब्लम? बिल्कुल। जो ग्रैन्युलर यूरिया खेतों में डाला जाता है, उसकी NUE सिर्फ 35 से 40% होती है। ओ, मतलब बाकी का 7% न्यूट्रिशन वेस्ट हो रहा है। सिर्फ वेस्ट नहीं हो रहा, वो मिट्टी और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात, वो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O एमिशंस का कारण बन रहा है, जो कि एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर दानेदार फॉर्म वेस्ट हो रहा है और स्मगल भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली फॉर्म फैक्टर बदलना पड़ेगा। और यही लॉजिक लिक्विड यूरिया के पीछे है। अगर हम फर्टिगेशन मेथड यूज करें, जहां इरिगेशन के पानी के साथ लिक्विड यूरिया मिलाकर खेतों में दिया जाता है, तो NUE सीधा 90% तक पहुंच जाती है। 90%? ये तो बहुत बड़ा जंप है। मतलब क्वांटिटी कम लगेगी और फसल को डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिलेगा। और सरकार का सब्सिडी बर्डन भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। इस ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स भी प्रपोज किए गए हैं, जैसे क्वांटिटेटिव रैशनिंग। उसमें लैंड रिकॉर्ड्स के हिसाब से सप्लाई फिक्स होती है ना? हाँ, लैंड रिकॉर्ड्स मैप करके ओवरयूज रोकने के लिए 10 से 15% सप्लाई कट प्रपोज किया गया है। और साथ ही DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू करने की बात चल रही है, PM किसान डेटाबेस यूज करके, ताकि मार्केट डिस्टॉर्शंस खत्म हो। तो बेसिकली इन रिफॉर्म्स का अल्टीमेट गोल यील्ड मैक्सिमाइज करना और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है। पर जब हम यील्ड की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ खेतों पर क्यों रहे? पानी के अंदर की उत्पादकता यानी ब्लू इकोनॉमी पर भी ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ इनलैंड फिशरीज और केज कल्चर ब्लूप्रिंट एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट बनकर उभर रहा है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है, लगभग 197.75 लाख टन्स के साथ। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मुझे ये लगा कि इसका 75% हिस्सा इनलैंड फिशरी से आता है। एग्जैक्टली, समुंदर से नहीं बल्कि हमारी नदियों, तालाबों और रेजर्वोयर से आ रहा है। और इस इनलैंड सेक्टर को सच में सुपरचार्ज कर रही है ये केज कल्चर टेक्निक। ये बेसिकली नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। वो पानी में तैरते हुए जाल, राइट? फ्लोटिंग नेट्स। हाँ, फ्लोटिंग नेट्स यूज होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन फ्लो और स्टॉकिंग डेंसिटी को एकदम साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है। इसका रिजल्ट ये है कि यील्ड जो पहले 100 किलो हुआ करती थी, वो जंप करके 300 किलो पर हेक्टेयर तक पहुंच सकती है। वाओ, सीधा 3 गुना प्रोडक्शन। पर क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल रही है या मछलियों की स्पीशीज भी? पहले तो ज्यादा फोकस मेजर कार्प्स जैसे रोहू और कटला पर होता था। स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा पिलर है इसका। अब सरकार ऐसी स्पीशीज प्रमोट कर रही है जिनकी इंटरनेशनल और कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है, जैसे टिलापिया, पंगेसियस, स्कैम्पी। और वो झींगा की वैरायटीज भी, पेनेशियस इंडिकस और मोनोडॉन। हाँ, और इन सबको ग्रास रूट लेवल पर पुश करने के लिए PM मत्स्य संपदा योजना यानी PMSY बहुत अग्रेसिवली काम कर रही है। साथ में मिशन अमृत सरोवर के तहत जो हर जिले में 1-1 एकड़ के तालाब बनाए जा रहे हैं, वहां भी इसको इंटीग्रेट करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर रूरल इकोनॉमी में ये इंटीग्रेट हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, लाइवलीहुड्स अपग्रेड होंगे। और जब रूरल लाइवलीहुड्स अपग्रेड होते हैं तो नेचुरली उनकी एनर्जी नीड्स भी अपग्रेड होती हैं।
जिससे हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं, क्लीन कुकिंग मैट्रिक्स और उसका पावर ग्रिड पर इम्पैक्ट। ये एनर्जी ट्रांजिशन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल इशू है। अगर हम तीनों में कुक स्टोव्स को कंपेयर करें तो डेटा काफी रिवीलिंग है। बिल्कुल। पहले आते हैं इम्प्रूव्ड कुक स्टोर्स यानी ICS। ये बायोमास पर चलते हैं और इनकी थर्मल एफिशिएंसी अभी भी सिर्फ 38 से 45% है। फिर आते हैं इंडक्शन कुकटॉप्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टेंस पर चलते हैं। इनकी एफिशिएंसी तो 85 से 95% होती है, पर इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। इन पर सिर्फ फेरोमैग्नेटिक बर्तन ही काम आते हैं। और हर रूरल हाउसहोल्ड के पास ऐसे नए बर्तन तो नहीं होंगे। एग्जैक्टली। तो इस लिमिटेशन का सोल्यूशन है इंफ्रारेड कुकटॉप्स। इसमें हैलोजन कॉइल या रेडिएंट हीट यूज होती है। एफिशिएंसी थोड़ी कम है, 70 से 80% के बीच, पर एडवांटेज ये है कि इस पर किसी भी मटेरियल का बर्तन यूज हो सकता है। पर यहाँ ग्रिड के लिए एक बहुत बड़ा खुफिया खतरा छुपा है। ये खतरा कैसे? देखिए, इंफ्रारेड स्टोव्स अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसे फेज एंगल कंट्रोल कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी पाइप में पानी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए टैप को हर मिलीसेकंड तेजी से ऑन और ऑफ किया जाए। उससे फ्लो तो कंट्रोल होगा, पर पाइप में मैसिव प्रेशर शॉक्स क्रिएट होंगे। बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड के वेवफॉर्म के साथ भी यही हो रहा है। जब हजारों ऐसे स्टोव्स एक साथ ये रैपिड ऑन ऑफ स्विचिंग करते हैं तो ग्रिड का इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म बुरी तरह डिस्टॉर्ट हो जाता है। और जब गांव में सब लोग शाम को एक साथ खाना बनाएंगे तो 3 से 5 गीगावाट्स का लोकलाइज्ड पीक लोड स्पाइक होता है। ये वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन और ये स्पाइक मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर इतना एक्सट्रीम स्ट्रेस डालते हैं कि लोकलाइज्ड ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। मतलब जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रिड एक्सपैंड करते हैं, हमें सेकेंडरी टेक्निकल चैलेंजेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन सिर्फ टेक्निकल बाउंड्रीज ही नहीं, एनवायरमेंटल बाउंड्री से भी टकराता है। हाँ, और दोनों के बीच बैलेंस बनाना कितना जरूरी है, इसका एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक मास्टर क्लास है कि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। शिवालिक लैंडस्केप से ये गुजर रहा है, स्पेसिफिकली गणेशपुर से अशरौड़ी स्ट्रेच। और इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रही है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की लैंडस्केप्स रिकनेक्टेड रिपोर्ट। इस कॉरिडोर के फीचर्स सच में अमेजिंग है। 97 किलोमीटर लंबे वाइल्ड लाइफ अंडरपासेस बनाए गए हैं और इसमें एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है, जो जमीन से 6 से 7 मीटर की ऊंचाई पर है, ताकि हाथी जैसे बड़े जानवर आराम से हाईवे के नीचे से निकल सकें अपने नेचुरल रूट्स पर। और ट्रैफिक का शोर जानवरों को डिस्टर्ब न करे, उसके लिए एक्यूस्टिक रिकॉर्डर्स लगाए गए हैं नॉइस मैप करने के लिए। साथ ही कैमरा ट्रैप्स कंटिन्यूअस डेटा दे रहे हैं कि जानवर इन अंडरपासेस को यूज कर भी रहे हैं या नहीं। हम हाईवेज एलिवेट करके जानवरों का रास्ता बचा रहे हैं, पर कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो एक्चुअली एनवायरनमेंट को मॉनिटर करके हमें बचा रहे हैं। इन्हें हम सेंटिनल स्पीसीज कहते हैं। ये नेचर के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, है ना? हाँ, ये बेसिकली इकोसिस्टम की हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं। अगर इनकी बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने लगे या इनकी पॉपुलेशन अचानक क्रैश कर जाए तो ये एक अर्ली वार्निंग है कि एनवायरनमेंट खतरे में है। और इस बार का डायग्नोस्टिक टेबल का डेटा सच में डराने वाला है। जैसे एम्परर पेंगुइन की बात करें, अब उन्हें ऑफिशियली इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि आर्कटिक और एंटार्क्टिक में बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है कि एस्टिमेट है 2080 तक इनकी आधी आबादी खत्म हो जाएगी। फर्स्ट सील को भी अब लीस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड कर दिया गया है, क्योंकि ओशंस गर्म हो रहे हैं और उनका शिकार कम हो गया है। और सदर्न एलिफेंट सील अब वल्नरेबल हो गए हैं। ये तो मरीन हो गए। टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर भी ऐसे अर्ली इंडिकेटर्स हैं, जैसे फ्रॉग्स। उनकी स्किन ट्रांसपेरेंट और परमिएबल होती है, तो पानी में कोई भी हैवी मेटल या टॉक्सिन हो वो सबसे पहले अब्जॉर्ब कर लेते हैं। राइट। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कनेरी बर्ड्स का एग्जाम्पल आता है, जो कोयला खदानों में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्ट करने के लिए यूज होती थी। आजकल हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स में हनी बीज को देख सकते हैं। उनकी गिरती हुई आबादी केमिकल और पेस्टिसाइड ओवरयूज का डायरेक्ट प्रूफ है। ग्लोबल मरीन और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज से अब थोड़ा अपने नेशनल कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं। हमारी नेशनल एक्वाटिक एनिमल गैंजेस रिवर डॉल्फिन आज एक सीवियर क्राइसिस फेस कर रही है। प्लैटिनिस्टा गैंजेटिका। इन्हें 1801 में डिस्कवर किया गया था और आज ये एंडेंजर्ड स्टेटस पर है। इनकी बायोलॉजी अपने आप में बहुत यूनिक है। ये स्ट्रिक्टली फ्रेश वाटर में रहती हैं और कंप्लीटली ब्लाइंड होती हैं। तभी इनको लोकल लैंग्वेज में सूसू कहा जाता है, उनकी सांस लेने की आवाज के कारण। हाँ, और देख नहीं सकती, इसीलिए ये अल्ट्रासोनिक एकोलोकेशन पर रिलाय करती हैं। साउंड वेव्स भेजकर अपने आसपास के माहौल का मैप बनाती हैं।
पर आज इनका सर्वाइवल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से थ्रेट में है, स्पेशली डैम कंस्ट्रक्शन और इरिगेशन के लिए ओवर एक्सट्रैक्शन। इन्हें ठीक से मूव करने के लिए कम से कम 3 मीटर गहरा पानी चाहिए, जो कि अब बहुत जगह नहीं बचा है। IUCN की रिपोर्ट बताती है कि चंबल नदी में पानी का फ्लो इतना कम हो गया है कि ये डॉल्फिन्स यमुना की तरफ माइग्रेट करने को मजबूर हो गई हैं। और पानी कम होने का एक सेकेंडरी इम्पैक्ट भी तो है। नदी के बीच में जो आइलैंड्स होते थे वहां तक अब लैंड ब्रिजेस बन गए हैं। यही लैंड ब्रिजेस सबसे बड़ी दिक्कत बन गए हैं। जो आवारा कुत्ते और सियार पहले पानी के डर से आइलैंड्स तक नहीं जा पाते थे, वो अब आराम से वहां पहुंच रहे हैं। और वहां जो इंडियन स्कीमा जैसी दूसरी संकटग्रस्त बर्ड्स अपने घोंसले बनाती हैं, उनके अंडे नष्ट कर रहे हैं। मतलब एक जगह का फ्लो रुकने से पूरा इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है। इकोलॉजी में सब कुछ कनेक्टेड जो है, और इसी कनेक्टिविटी के साथ हम यूपीएससी कैपस्टोन पर आते हैं, जहां हम इन सभी थीम्स को प्री और मेंस के लिए सिंथेसाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रीलिम्स फैक्ट्स को राउंड अप करते हैं। पहला, CRPC 433A। ये लॉ क्लियर करता है कि आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट वालों के लिए कम से कम 14 साल की सजा मैंडेटरी है। दूसरा फैक्ट आर्ट एंड कल्चर से, इरिटल। ये ओडिशा की लंज या सोरा PVTG की ट्रेडिशनल ट्राइबल म्यूरल आर्ट है। इसको जरूर नोट डाउन करें सब। फिर हमने केज कल्चर की नई कमर्शियल स्पीशीज देखी, टिलापिया, पैंगैसियस और स्कैम्पी। यूरिया की NUA भी याद रखनी है। ग्रैनुलर यानी दानेदार यूरिया में सिर्फ 35 से 40% और लिक्विड यूरिया में सीधा 90%। सेंटिनल स्पीशीज में एम्परर पेंगुइन और फर सील दोनों अब IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं। और एक क्रूशियल साइंस टेक फैक्ट जो हमारे सोर्सेज में मेंशन था, वो है कीट्रूडा। ओह हाँ, कीट्रूडा, ये क्या था एग्जैक्टली? ये एक PD-1 चेकपॉइंट इनहिबिटर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। राइट, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कैंसर सेल्स अपने ऊपर एक इनविजिबिलिटी क्लोक जैसी चीज डाल लेते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाता। ये जो PD-1 इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली उस क्लोक को उतार देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम डायरेक्टली उन कैंसर सेल्स पर अटैक कर सके। एग्जैक्टली। ये मैकेनिज्म प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मेंस की बात करें तो GS2 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बीच का जो जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, उस पे सवाल बन सकता है। एक सिविल सर्वेंट को ट्राइबल वेलफेयर और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, उस पर लिखना होगा। जैसे दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का एग्जाम्पल यहाँ परफेक्टली फिट होता है। और GS3 में यूरिया सब्सिडी रिजीम की वीकनेसेस पर क्वेश्चन आना बहुत प्रोबेबल है। वहां आप सिर्फ कहानी मत लिखिए, लिक्विड फर्टिलाइजर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ शिफ्ट की बात करें। डेटा पॉइंट्स दीजिए, जैसे 45% ग्लोबल प्राइस स्पाइक और डोमेस्टिक आर्बिट्राज वाली बात। बिल्कुल। और एक और GS3 का क्वेश्चन बन सकता है एलीट वेल्थ प्रिजर्वेशन पर। वहां R&D पर इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करना होगा। आंसर में वही स्पेंगलर का सिविलाइजेशन फेज और टुर्चिन की एलीट ओवर प्रोडक्शन थ्योरी यूज करें। नेशन बिल्डर्स वर्सेस वेल्थ मैनेजर्स का आर्ग्यूमेंट आपके आंसर को बाकियों से अलग बनाएगा। यही डेप्थ और आंसर फ्रेमिंग ही रैंक डिसाइड करती है। सो ट्रू।